हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 6 तक पहुंच चुके हैं। इस पार्ट 6 में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और किस किस तरीके से निकाल सकते हैं आगे देखेंगे। पहले की वीडियोस में हम इंटीग्रेटेड मेथड, ग्राफिकल मेथड और वॉन्ट ऑफ मेथड के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ मेथड को और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड को। तो देखिए, हाफ लाइफ मेथड के लिए हम ये मेथड यूज़ कैसे कर पा रहे हैं। जिन जिन फॉर्मूले में आपके पास एन आता है ना, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो हाफ लाइफ मेथड का फॉर्मूला देखते हैं, जो हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था। हाफ लाइफ मेथड का जनरल फार्मूला था 1/n-1 के 2n-1 ओवर a की पावर m-1। तो यहाँ पर फॉर्मूले में n आ रहा है, तो इसका मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तो इससे भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो दो मेथड से निकल सकता है। एक हम निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से और दूसरा हम निकाल सकते हैं रेशो मेथड से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड को। तो ग्राफिकल मेथड में के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं। ठीक है, ये लॉग ले लिया। तरीके से अब देखिए, यहाँ पर इस वैल्यू को मैं मान लेती हूँ क्या a और इसको मान लिया b। तो अब ये किस तरीके से हो गया आपके पास, ये हो गया log a ओवर b। और log a ओवर b आपका किसके बराबर होता है, log a माइनस log b के। तो इसको उसी अकॉर्डिंग खोलेंगे तो देखो क्या आएगा, log t हाफ इज इक्वल्स टू log a माइनस लॉग बी। ठीक है, यहाँ से लॉग क्या करेगा, अपनी पावर को बाहर फेंकेगा। तो करते हैं आगे का काम। तो यहाँ से लॉग टी हाफ आपके पास आएगा log 2n-1 के माइनस n-1 log ऑफ a। ठीक है, यहाँ से हम ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पर y एक्सिस पर log टी हाफ को लेंगे, x एक्सिस पर log ऑफ a को लेंगे। तो आपके पास n-1 क्या हो जाएगा, स्लोप, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये जो कर्व बनने वाला है कुछ इस तरीके से बनेगा। आपके पास y एक्सिस पर है log ऑफ टी हाफ, x एक्सिस पर है log ऑफ a। ठीक है, आपके पास कर्व किस तरीके का है, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का। तो यहाँ से आपके पास दो कर्व आ सकते हैं, एक पॉजिटिव स्लोप के साथ, एक नेगेटिव स्लोप के साथ। किस तरीके से आ सकता है, आपके पास लास्ट इक्वेशन में था log टी हाफ इक्वल्स टू log n-1 के माइनस n-1 log ऑफ a। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से इसकी दो तरीके से वैल्यू हो सकती हैं। यदि n-1 आपके पास आता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो उससे ये पूरी ओवरऑल वैल्यू माइनस n-1 किस तरीके से हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा। अब ये n-1 पॉजिटिव आपका किस तरीके से आएगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन कैसे होगी, 1 से होगी। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप का कर्व जो आपका बनना है, ये कब बनेगा, जब आपके पास n ग्रेटर देन 1 होगा। नेगेटिव स्लोप के लिए देखिए कब बनेगा, जब पॉजिटिव स्लोप के लिए n-1 कब हो, नेगेटिव हो। ये नेगेटिव होगा तो माइनस n-1 किस तरीके से हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये आपका किस तरीके का बनेगा, पॉजिटिव स्लोप का। अब ये n-1 आपका नेगेटिव कब होगा, जब n-1 की वैल्यू आपके पास किस तरीके से हो, लेस देन हो और इक्वल हो किसके, 0 के हो। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कर्व बनेगा ये किसके लिए बनेगा, n ग्रेटर इक्वल्स टू n लेस देन और इक्वल्स टू 0 के लिए आपका कर्व बनेगा। ये सारी बातें आई समझ में। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो हमें रेशो मेथड देखना है वो देखते हैं। ठीक है, ये कब लगेगा, जब आपके पास एक ही रिएक्शन दी हुई हो और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट हो, इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, या एक ही पूरी रिएक्शन के डिफरेंट पार्ट पे आपसे हाफ लाइफ्स का रेशो पूछा हो।
दिया हो तो उसमें क्या होगा, ये वाली रिएक्शन आपकी ये वाला जो होगा इसे फर्स्ट मान लेना, इसे कुछ टाइम बाद जो अपन करते थे ना R2/R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2/T1 हो जाएगा, ये कुछ टाइम बाद का हो जाएगा, ये उससे पहले का इनिशियल वाला हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, इस फॉर्मूले में देखिए जो हमने जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा था, वहाँ से आपके पास T12 की वैल्यू थी 1/n-1 के 2⁻n-1 ए। तो यहाँ से आपका T12 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, a⁻n-1 के। तो यहाँ से रेशो किस तरीके से बनेगा, T2/T1 हाफ a1/a2⁻n-1 इस तरीके से आपका बनेगा। और इसका यूज़ आप कर सकते हो किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि रेट वाले में, रेट के रेशो में फॉर्मूले में हमने पढ़ा था R2/R1 इज इक्वल्स टू a2/a1⁻n। तो हम ये गलती ना कर जाएं, जैसे यहाँ लिखते हैं तो जल्दी जल्दी में यहाँ भी कभी इस तरीके से लिख जाएं। तो आपको याद क्या रखना है, इस जैसा फॉर्मूला बनाने के लिए ये, अब ये तो लिख दिया आपने, पर ये क्या n-1 ही रहेगा, अब नहीं रहेगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 1 - n में। आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्यों, क्योंकि जब आप 1/a को ऊपर करके लिखोगे तो आपके पास ये a2 इन्वर्स होगा, और इन्वर्स में जब आप इस पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप दोनों ही फॉर्मूले का यूज़ इसके लिए कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। बस याद रखना है कि आप जब a1/a2 लिखोगे तो यहाँ n-1 आएगा, और a2/a1 लिखोगे तो 1 - n आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्वेश्चन से करते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर ए रिएक्शन A gives P when concentration of reactant double, half life become double, then the order of reaction। क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को जब डबल किया है हमने तो हाफ लाइफ कैसी हो गई है, डबल हो गई है। कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की जस्ट डबल है, तो कुछ टाइम बाद जो उसका हाफ लाइफ टाइम है वो भी चेंज हो गया है, वो इनिशियल हाफ लाइफ के किस तरीके से हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो अब रेशो मेथड से कर लेते हैं इसको ईजीली। तो यदि a2/a1, यहाँ पावर क्या आएगी अब 1 - n, पुट करते हैं वैल्यूज़ को, ये यहाँ से आएगा 2T1/T1 हाफ इज इक्वल्स टू 2a1/a1 1 - n। ये आया आपके पास 2 इज इक्वल्स टू 1 - n। बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। पावर सेम कीजिए, 1 इज इक्वल्स टू 1 - n, और n आपके पास आएगा 0। इसका मतलब ये आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, केस आपको खुद ही को बनाने हैं, और केस हम कोशिश करेंगे सबसे पहले बनाने की कि एक बार में मेरे को एक ही कंसंट्रेशन के साथ डील करना पड़े, यानी कि पहले एक केस में मुझे केवल ए के साथ डील करना पड़े, एक केस में केवल बी के साथ डील करना पड़े, और ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें दोनों केसेस एक साथ लेने पड़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ऐसा हो पा रहा है। जब मैं ए में चेंज करूँ क्या बी कांस्टेंट है, देखो शुरू में यहाँ ए में चेंज हो रहा है पर बी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपके पास केस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ आपको निकालना है क्या, रेट लॉ निकालना है। तो पहले आप रेट लॉ के लिए रेट मान लीजिए किस तरीके से, a⁻x b⁻y, x और y की वैल्यू ही तो आपको फाइंड आउट करनी है। तो केस 1 में क्या हो रहा है कि T12 आपका चेंज हो रहा है और a चेंज हो रहा है, पर b में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से T2/T1 हाफ आपका आएगा a2/a1, क्या आएगा पावर में, पावर में आपके पास आएगा 1 - x, क्योंकि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे a2/a1 लिखा है। पुट कीजिए वैल्यू, तो यहाँ से आपके पास आएगा 20/40 इज इक्वल्स टू 2/1 1 - x। ये क्या हुआ आपके पास 1/2 इज इक्वल्स टू 2 1 - x। अब ये पावर, ये जो 1/2 है इसको बोल सकते हैं 2 इनवर्स 2 1 - x। बेस क्या है, सेम है, पावर्स को सेम कर दीजिए,
तो यहाँ से -1 आपके पास 1 - x के बराबर आएगा और x आपके पास 1 + 1 = 2। a के रेस्पेक्ट में कितने ऑर्डर हो गया? 2 ऑर्डर हो गया। y के रेस्पेक्ट में केस निकालते हैं। क्या कोई ऐसा केस मौजूद है जहाँ y में चेंज करूँ, b में चेंज करूँ पर a में कोई चेंज ना हो? तो ये रहा वो केस। देखिए a में कोई भी चेंज नहीं है, b में चेंज किया है और रेट भी चेंज हुई है। तो देखते हैं T2/T1 हाफ = B2/B1। अब इस बार आएगा 1 - y और वैल्यू पुट कीजिए 40/20 = 2/1 1 - y। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा 2 = 2 1 - y। बेस सेम है, पावर्स को सेम कीजिए 1 = 1 - y और यहाँ से आपके पास y आ जाएगा क्या? 0। आपके पास y आ गया, x आ गया, दोनों को पुट कीजिए रेट लॉ में। तो आपके पास यहाँ से रेट लॉ आएगा कि a⁻²b 0। ठीक है, ये रेट लॉ हो गया। इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसी को लिखेंगे रेट = k² ठीक है। और ओवरऑल रेट क्या हो जाएगी? अगर आपसे ओवरऑल रेट पूछे तो ओवरऑल रेट हो जाएगी आपके पास x + y से करेंगे 2 + 0 = 2। ओवरऑल रेट क्या हो जाएगी आपके पास? 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास? कोई एक रिएक्शन है a + b आपको दे रहा है प्रोडक्ट p और रेट लॉ दिया हुआ है आपको इस तरीके से। अब का है इनिशियल कंसंट्रेशन जो है a की उसको कर दिया है डबल और b को कर दिया है हाफ। तो बताना है अब जो हाफ लाइफ में चेंज होगा वो हाउ मैनी टाइम्स है, इनिशियल जो हाफ लाइफ है उससे कितना चेंज हो गया है। तो करते हैं इस आंसर को, क्वेश्चन को सॉरी। तो यहाँ से आपके पास रेट दी हुई है कि a⁻³ b⁻1/2। तो इसको a के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर हो गया? ये 3/2 और b के रेस्पेक्ट में कितने ऑर्डर है? ये 1/2। ठीक है, अब आपके पास जो T2/T1 हम निकालते हैं हाफ लाइफ के लिए तो वो किसके बराबर होता है आपका? A2/A1 1 - x B2/B1 1 - y। दोनों को एक साथ चेंज कर रहे हैं हम। तो T2/T1 तो हमको निकालना है। a को क्या किया है? डबल किया है। a को क्या किया है? जस्ट डबल किया है इनिशियल के। तो यहाँ से A2/A1 क्या हो जाएगा आपका? 2। और b के साथ क्या किया है? b के साथ किया है उससे हाफ किया है तो B2/B1 आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ। तो पुट कीजिए ये 1 - और x की जगह पे जो ऑर्डर है क्या है? 3/2। ये 1/2 1 - हाफ। ठीक है, ये इस तरीके से ओके। अब देखिए ये 2⁻⁻1/2 है, इसको क्या बोल सकती हूँ? 1/2। तो ये अब पावर किस में चेंज हो जाएगी? पॉजिटिव में ही हो जाएगी। a इनवर्स को आप किस तरीके से लिखते हो? 1/a ही तो लिखते हो। तो वही काम तो किया है। यहाँ पर ये क्या था? 2⁻⁻1/2। ठीक है, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से, इस तरीके से नहीं लिख सकते और इसको फिर इस तरीके से। तो वही काम तो किया है हमने। और ये बचा हुआ आपका ये है ही है। यहाँ क्या है? बेस सेम है। मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर पावर्स क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से ये आपके पास आएगा ये। तो आपके पास T2/T1 हाफ कितना हो गया? 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब जो आपका हाफ लाइफ है वो इनिशियल हाफ लाइफ का 1/2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका हाफ लाइफ मेथड कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का वो है ओसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड। देखो इसमें क्या होता है, आपने कोई रिएक्शन ली है a + b आपको प्रोडक्ट दे रहा है क्या? p। और इसके लिए आपके पास रेट लॉ क्या हो जाएगा कि अभी हमको पता नहीं तो हम ये सारी चीज़ें मान लेते हैं। अब इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है
तो उस पर क्या होगी, रेट डिपेंड नहीं करेगी। किस तरीके से, ये ए और बी, यदि मेरा ए एक्सिस अमाउंट में है तो रेट जो है वो इस पर डिपेंड करेगी ही नहीं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में कोई इतना इफेक्टिव चेंज होगा ही नहीं, इतनी ज़्यादा मात्रा में है। तो इस कंडीशन में आपकी जो रेट है वो किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि अब ए पर तो डिपेंड ये करेगी ही नहीं। यदि आपका बी एक्सिस अमाउंट में है, आपका बी एक्सिस अमाउंट में हो, तो इस टाइम ये बी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इस टाइम अब आपकी रेट बी पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो किस पर डिपेंड करेगी, ओनली ए पर डिपेंड करेगी। तो अब आपकी रेट कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उस पर अपनी रेट डिपेंड नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में इतना कोई इफेक्टिव चेंज होने ही नहीं वाला है। रेट लॉ में हम क्या लिखते हैं, ये कि एक ही इफेक्टिव कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को तो अपन इधर पावर में लिखते हैं, और यहाँ तो कोई इतना ज़्यादा चेंज हो ही नहीं रहा, इसलिए उस पर अपनी रेट लॉ भी डिपेंड नहीं करेगी। देखो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी गिव्स p, और रेट लॉ आपको ये दिया हुआ है, क्या है रेट लॉ, के ए स्क्वायर बी। आपके पास कंसंट्रेशन दी हुई है, ए की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.0001 और बी की कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.4 m। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखिए यहाँ ए है आपके पास 0.0001 और बी है 0.4। ए के सामने बी बहुत ज़्यादा हो गया ना, दोनों को कंपेयर कीजिए आपस में, कौन ज़्यादा है, बी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए 0.001 है, यहाँ 0.4 है, तो बी क्या हो गया, ए के लिए एक्सिस अमाउंट में हो गया। तो क्या बी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। तो आपके पास अब रेट क्या हो जाएगी, के ए स्क्वायर। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है, देखिए ये रहा। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो डिटरमाइन करने के सारे फॉर्मूलेस देख चुके हैं। तो इन सारे मेथड्स को आप अच्छे से पढ़िए। आगे के नेक्स्ट वीडियोस में हम थ्योरीज़ को पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए आप ये सारा कुछ अच्छे से जान लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए